हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। आज हम एक छोटे से टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं, स्वास्थ्य। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम हम बीमार क्यों होते हैं बार बार, इस पर आप एक वीडियो बनाइए स्वास्थ्य को लेकर कि हम कैसे अच्छे अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें, रोगों से मुक्ति पाएँ और हम मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, सामाजिक तौर पे अपने आप का सामंजस्य बिठा सकें। तो इस पे सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि 7 अप्रैल 1948 को उसकी स्थापना की गई। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं प्रतिवर्ष। तो सबसे पहले तो यही आप एज ए कम्पिटिटर, एज ए स्टूडेंट, आप इसी बात का ध्यान रखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वर्ल्ड के लगभग कंट्री को ये इंडिकेट करती, लगभग कंट्री की हेल्थ इश्यूज को देखती है, उसकी समस्याओं को सुनती है और उसे निदान करने की भरपूर प्रयास करती है कि कैसे नागरिक, ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक हमारी संसार के, हमारे विश्व के स्वस्थ रह सकें। और हेल्थ इज़ वेल्थ, आपको पता ही है, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो हम लोग 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस के रूप में जानते हैं, इसको आपको भूलना नहीं है। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और उन्होंने एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया था। डब्ल्यूएचओ ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक प्रॉपर इसका डेफिनेशन दिया और उन्होंने बताया कि शरीर में रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि हमें शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी स्थितियों में स्वस्थ रहना है। हर परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा के चलना है। अगर हमारी ऐसी स्थिति है तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बहुत फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कई कारक प्रभावित करते हैं स्वस्थ रहने में। जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर में रोग नहीं है, हम रोग मुक्त हैं, हमारे शरीर के सभी अंग, सभी तंत्र सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। फिर भी अगर हमारे आसपास गंदगी है, कूड़ा घर है, शौचालय है, तालाबों में गंदगी बह रही है, तालाबों में कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अस्वस्थ का कारण बनता है, क्योंकि वो हमारे दिमागी तौर पे हावी होने लगता है। हमारा मूड नहीं अच्छा रहता तो हम धीरे धीरे उससे डिस्टर्ब होने लगते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है। तो जिसका हम लोग नाम देते हैं कम्युनिटी हेल्थ, सामुदायिक स्वास्थ्य। जो हमारा समुदाय है, जो हमारे आसपास का क्षेत्र है, हमारे वातावरण को स्वस्थ होना चाहिए। इसीलिए तो हम उसको सामाजिक स्वास्थ्य बोलते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य का एक मतलब और भी है कि समाज में तमाम तरीके की बुराइयां फैली हुई हैं, जिससे भी कहीं ना कहीं हम अफेक्टेड होते हैं, हमें अफेक्ट करता है, हमारे सामाजिक स्थिति को अफेक्ट करता है। जब हम सामाजिक तौर पे अपने आप को सामंजस्य नहीं बैठा पाते, समाज में हो रही समस्याओं का निदान नहीं कर पाते, उससे नहीं जुड़ पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे परेशान होने लगते हैं। और जब ज़हनी तौर पे परेशान होंगे तो शारीरिक तौर पे निश्चित रूप से परेशान होंगे, हमारी परेशानियाँ जरूर होंगी उसका। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ रखने में सहयोग करना चाहिए, जैसे नालियों में कीटनाशक दवाओं का, कीड़े मकोड़े ना हो, मक्खी मच्छर ना इकट्ठा होने पाए, ऐसे कीटनाशक दवाओं का, ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करते रहना चाहिए। चूना है, डीडीटी है, फिनाल है। रही बात, मुझे ऐसा गैस हो रहा है कि जिस बच्चे ने मुझे ये कमेंट किया था कि हम बीमार क्यों होते हैं बार बार, तो एक चीज़ और है कि जब हम टीन एज के स्टेज में होते हैं, हमारा टीन एज होता है, अगर टीन एज बोले हिंदी में तो उसको हम बोलते हैं वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था क्या होता है कि हमारा 13 से लगभग 19 साल, 13 से, अब इसको टीन एज क्यों कहते हैं? क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी टीन जिसमें भी लगे हैं, 13 से लेके 19, इतने स्टेज को हम बोलते हैं टीन एज।
जिसमें बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच जोड़ने की अवस्था है, जिसमें बालक पुरुष का रूप लेने लगता है और बालिकाएं स्त्रियों का शेप धारण करने लगती हैं, स्त्रीत्व के गुण आने लगते हैं उनमें अच्छे। चूँकि लड़कियों का जो है वो उनका टीनेज थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है, 2 साल पहले 11 से 13 माना जाता है, लड़कों में 13 से 15 माना जाता है, क्योंकि लड़कों का विकास थोड़ा लेट होता है। 21-22 साल तक लोगों ने देखा है कि लड़कों का विकास होता रहता है। अब इस अवस्था में बच्चों के ऊपर बहुत लोड होता है, क्योंकि शरीर में बहुत हार्मोनल इम्बैलेंस होते रहते हैं। ग्रोथ इतना ग्रोइंग पीरियड होता है, क्योंकि यही पीरियड हमारा ग्रोइंग है, ग्रोथ करता है। डेवलपमेंट तो हमारा आजीवन चलता रहता है, लेकिन जो ग्रोइंग पीरियड है जिसमें हम ग्रोथ करते हैं, हमारा शारीरिक ग्रोथ होता है, सामाजिक होता है, मानसिक होता है। सामाजिक अगर कहें तो लोगों के बीच भी इंटरेक्ट करना होता है कि हाँ, हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बहुत अच्छा हमारा सोशल रिलेशन होगा, परिवार के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य होगा। अब परिवार से भी कई बार वो अपनी बात मनवाते हैं, नहीं मान पाते, परिवार वाले नहीं एग्री कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी बात नहीं कोई मानता, तो इसलिए वो क्या रहते हैं, कहीं ना कहीं उनका मूड ऑफ रहता है, वो परेशान रहते हैं, उनकी समस्या का सोल्यूशन नहीं मिल पाता है, परिवार से नहीं मिल पाता। कुछ बातें इंटरनल डेवलपमेंट उनका होता है कि वो अपनी बातें दूसरों से खुल के कह भी नहीं पाते कि मुझे ये परेशानियां हैं। परिवार में, सोसाइटी में ये बताया जाता है कि ये तो बड़ा गुमसुम रहने लगा है, इसको क्या समस्या है, ये क्यों ऐसा करता है, इसको कुछ डॉक्टर को दिखवाइए, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलवाइए। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, टीनेज के बच्चे बिल्कुल घबराए नहीं। वो अपने चूँकि उनका पढ़ाई का भी बहुत लोड होता है, करियर का भी लोड होता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, अपने आप को समाज में स्थापित करने का भी एक उनके सामने बड़ी चुनौती होती है। इसलिए अपने आप को हर तरीकों में सामंजस्य बिठाते हुए सभी स्थितियों में, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, क्योंकि चूँकि संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट ऐसा है कि बहुत उथल-पुथल मचा रहता है। अब इस उथल-पुथल को, चूँकि इंडिया ऐसी कंट्री है कि जहाँ पे हम इसको सामाजिक तौर पे इसको खुलेआम नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी समस्याओं को। नहीं, 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 ऐसी बातें नहीं करना है। इसीलिए अब हम लोग को बताया जाता है कि जब अपने बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे एज़ ए फ्रेंड हम लोग को बिहेव करना चाहिए, और ज़रूर करना चाहिए। जितने पढ़े लिखे माता-पिता हैं वो ऐसा करते भी हैं कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा फ्रेंडली व्यवहार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनसे हँसी मज़ाक करते हैं, और बहुत सारी समस्या आपकी हँसी मज़ाक में निकल आती है। तो एक तो सबसे पहले हमें अपने फूड का, अपने न्यूट्रिशन का, शरीर में पाने वाले पोषक तत्वों का, जितनी आवश्यकता है हमारे शरीर में पोषक तत्वों की, सबको हमें कहीं न कहीं अपने डाइट में, अपने आहार में लेना चाहिए। अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करें तो सभी की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे 5 मेनली बताए गए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन है, और एक लास्ट उसको भी नहीं भूलना चाहिए, जल भी है। तो इन सब की पूर्ति अगर हम डाइट से करते हैं तो डाइट में तमाम सारे उसके लिए फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं। 5 फूड ग्रुप्स हैं, 7 फूड ग्रुप्स। उनमें से किसी ना किसी को हमें अप्लाई करना चाहिए। किसी दिन हम फूड ग्रुप्स पे चर्चा करेंगे कि 5 फूड ग्रुप्स नींद द्वारा निर्धारित किए गए हैं। तो एक तो हमें उनमें से लेना चाहिए। अगर हम नहीं उतनी चीज़ें अरेंज कर पा रहे हैं, हम गाँव से हैं, चूँकि हमारा जो उद्देश्य है चैनल बनाने का वो मेनली है कि हम गाँव के बच्चों को कैसे जागृत कर पाएँ। तो गाँव में हम इतना तो जानते हैं कि सभी चीज़ें, सारे न्यूट्रिशंस वाले डाइट बच्चों को नहीं मिल पाते हैं। लेकिन एक काम ज़रूर करिए कि आप दूध लीजिए, दूध कंज्यूम कीजिए, दूध पीजिए, चूँकि दूध में सभी पोषक तत्व, दूध एक ऐसा सिंगल डाइट की लिस्ट में है जिसको हम बैलेंस डाइट मानते हैं। उसको अगर हम ले लेते हैं तो सारे पोषक तत्व हमको मिल जाते हैं। उसमें थोड़ी सी आयरन की कमी होती है, लेकिन कैल्शियम भरपूर होता है। अन्य स्रोत से हम उसे भी कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमको दूध लेना है। अब आप लोग के अंदर ये भी एक मिथ है कि दूध लेना है तो किसका लेना है, गाय का लेना है, भैंस का लेना है। तो गाय का आप पिएंगे तो आपको बुद्धि होगी, भैंस का पिएंगे तो बुद्धि नहीं होगी। तो इस पे तो हम कहना कि भाई गाय का दूध, गाय का बछड़ा पीता है, बड़ा होके वो क्या बनता है आप तो जानते ही हैं। तो इसलिए
कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। भैंस के दूध में कोई बुराई नहीं है, भैंस का दूध बहुत अच्छा है। बस यही है कि उसका थोड़ा डाइजेशन, उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है। और गाय का दूध इसलिए अच्छा मानते हैं लोग क्योंकि उसका कंपोजिशन, उसमें जो उसका जो संगठन है, वो माँ के दूध से काफ़ी कुछ मैच करता है। उसमें जो शर्करा की मात्रा है, जो उसमें प्रोटीन है, वो हल्की प्रोटीन होती है। जो लैक्टोज़ उसकी शर्करा है, जो मिठास हमें देती है, वो माँ के दूध से काफ़ी कुछ मैच करता है। इसलिए बल्कि ये नहीं है कि गाय का दूध पिएँगे तो हमको बुद्धि मिलेगी। 1 गिलास पिए तो हमको 1 गिलास भर-भर के बुद्धि, हम बड़े बुद्धिमान हो गए। और चूँकि हमने देखा है कि गाय का बछड़ा दूध पीता है, 1 गाय का, 2 गाय का, 3 गाय का, 4 गाय का पी ले, तो क्या बनता है आगे चल के? तो जब बनना बैल ही है, तो हम दूध का डिफ़रेंस क्यों करें? ये तो डाइजेशन रिलेटेड हो जाती समस्या। इसका मेन है, आप इस मिथ में ना रहें कि गाय का दूध पिएँगे तो आपकी बुद्धि बटेगी। बुद्धि नहीं बढ़ती, वो थोड़ा-सा डाइजेशन, क्योंकि बच्चों का डाइजेशन बहुत वीक होता है, तो इसलिए उनको गाय का दूध पिलाते हैं। कई बच्चे होते हैं कि जो कि नहीं, गाय का दूध नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। मेरे ही बच्चे नहीं कर पाते। उनको नहीं अच्छा लगता है, वो डाइजेस्ट नहीं करते हैं, उनको डाइजेशन प्रॉब्लम होने लगती है। इसलिए भैंस का दूध अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन हाँ, दूध आप लीजिए, दूध ज़रूर पीजिए। दूध एक बैलेंस डाइट है, फिर से कहेंगे। और आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख़्याल रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए और स्टडी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।